हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं अब हम लोग अपना यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट पर आ चुके हैं, दैट इज यूनिट 15 और यूनिट का नाम है क्रेडिट रिस्क। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्रेडिट रिस्क के बारे में बताया था, जहां मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट रिस्क कब अराइव होता है, जब एक यहाँ पर हमारी जो काउंटर पार्टी होती है वो एक्स वाई रीजंस की वजह से हमें पेमेंट नहीं कर पाती है या फिर करना नहीं चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी काउंटर पार्टी है जिसने हमसे लोन लिया था वो डिफॉल्ट कर जाती है अपनी पेमेंट्स पर, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर बैंक्स को लॉस झेलना पड़ता है। तो आज हम लोग क्रेडिट रिस्क के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब ये जो क्लास है ये आपकी 2 से 3 क्लासेस में ही अगेन जाएगी, जहां पर हम सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो क्रेडिट रिस्क को होता क्या है? क्रेडिट रिस्क यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि जो बैंक है वो सफर करेगा एक लॉस, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बोरोअर है या जो काउंटर पार्टी है वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लेंडिंग के टाइम पर होता है या फिर अदर ट्रांजेक्शन्स में। तो क्रेडिट रिस्क आपका अराइज कब होगा? तो पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट लैंडिंग में, तो जब हमारे बोरोवर्स इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं या फिर प्रिंसिपल अपना टाइम पर पे नहीं करते हैं या फिर यहाँ पर रिपेमेंट जो है ऑन डिमांड नहीं कर रहे। बेसिकली मान लो यहाँ पर किसी ने अपना लोन लिया, अब लोन के बाद में वो ईएमआई टाइम पर नहीं पे कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर एक बैंक ने गारंटी ली थी कि भाई हमारे जो कस्टमर्स हैं वो टाइम पर पेमेंट कर देंगे, लेकिन जब टाइम आया तो उन्होंने पेमेंट नहीं की, और यहाँ पर जो बैंक है उन्होंने गारंटी ली थी कि भाई मेरा कस्टमर पेमेंट कर देगा। तो ऐसे में अब बैंक को पेमेंट करना पड़ रहा है। और ट्रेजरी ट्रांजेक्शन्स में क्या होगा कि हमारी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की डील हुई थी, मान लो कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किया गया था, तो वहां पर काउंटर पार्टी जो सामने वाली पार्टी है उसने पेमेंट्स करनी बंद कर दी। अगर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारा सेटलमेंट फेल कर जाता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स में फॉरेन गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से पेमेंट यहाँ पर आनी बंद हो गई। तो अब ये बैंक्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो लार्जेस्ट पोर्शन है बैंक की रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज का वो आता है यहाँ पर लोन्स के थ्रू। तो बैंक्स यहाँ पर मेजरली डिपॉजिट्स एक्सेप्ट और लोन्स देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक सबसे बड़ा रिस्क जो अराइज हो रहा है वो यही है। अब ये आपका सभी ब्रांचेस के अक्रॉस होगा, तो यहाँ कंसिस्टेंट पॉलिसी कम्युनिकेशन हमें देखने के लिए मिलती है और एक प्लान्ड अप्रोच हमें एक बैलेंस्ड और प्रॉफिटेबल लोन पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर हमें 4 क्रिटिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं कि भाई क्या रिस्क है और कौन से रिस्क यहाँ पर कितना हमें लॉस दे सकते हैं और कब हमें यहाँ पर इन रिस्क को लेना चाहिए ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। फिर आपके पास में यहाँ पर आता है कि कैसे हम इन रिस्क को मॉनिटर करें और कंट्रोल करते हुए चलें और कैसे हम इनको कम कर सकते हैं, और क्या हम इन्हें कम कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। अब मैंने आपको हर रिस्क मैनेजमेंट में 4 चीजें बताई हैं कि पहले बीमारी को आइडेंटिफाई करो, फिर उसे मेजर करो, फिर उसे मॉनिटर और कंट्रोल करो और फिर उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो यहाँ भी आपके पास यही 4 पोर्शंस रहेंगे। अब क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करना है तो आप क्या कर सकते हो? कोलैटरल्स ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कोई एफडी हो गई या फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, शेयर्स हो गए, प्लेजेस हो गई, या फिर क्रेडिट डेरिवेटिव्स यूज कर लोगे और इंश्योरेंस का भी हेल्प ले सकते हो। अब आती है बात ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर इसके बाद में हमारे पास टॉप सीनियर मैनेजमेंट्स होते हैं जिसमें कि यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। फिर हमारे पास हर एक रिस्क से रिलेटेड एक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। तो हम लोग अब भी यही सारी बातों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अब आप लोग अगर यहाँ पर पहली बार मेरी क्लास देखने आए हो तो ये जो 4 पिलर्स हैं ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत डेप्थ में आपके यूनिट 12 और 13 में समझा दिया था, इसीलिए मैंने आपको तभी यहाँ पर सारी बातें बता दी हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं समझाया है। तो एक बार उस लेक्चर को देख लेना। अब यहाँ पर रिस्क टेकिंग पॉलिसीज हमारी जो है और जो बिजनेस गोल है, मैं चाहती हूँ मेरे बिजनेस को 100 करोड़ का लोन यहाँ पर
रेवेन्यू मिले। अब क्योंकि लोन मेरा बिजनेस मेन बिजनेस है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो अब मैं कितनी रिस्क ले सकती हूँ और मेरी पॉलिसीज जो हैं वो मेरे बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करनी चाहिए। रिस्क लिमिट्स यहाँ पर लगानी है, क्योंकि मुझे पता है आरबीआई ने मुझे बोला है कि प्रोविजनिंग और प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जाना है, तो कुछ कैपिटल कंस्ट्रेंट्स भी रहेंगे एंड यहाँ पर रिटर्न्स हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है। तो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमें कुछ पॉलिसीज बनाकर दी गई हैं जो कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करनी है। इसके अलावा यहाँ पर इनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, कोई भी गड़बड़ होगी तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ही होती है। तो यहाँ पर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट क्रेडिट रिस्क पॉलिसी लेकिन सभी रिस्क पॉलिसीज में लिमिट्स यहाँ पर और सिस्टम्स के लिए इनकी होगी। ये यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कितना रिस्क हम ले सकते हैं। देन आता है आरएमसी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जैसा मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर ये हमारे लिए गाइडलाइंस बता रहे हैं, बोर्ड ने तो केवल अप्रूव किया था, लेकिन ये जो अप्रूव्ड गाइडलाइंस हैं, ये जो गाइडलाइंस यहाँ पर हैं, इनको सेट किसने किया है, ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने किया है। और ये यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि हम कंप्लाई करें पॉलिसीज के साथ में, प्रूडेंशियल लिमिट्स को ये रेगुलरली रिव्यू करेंगे, रोबस्टनेस देखेंगे कि जो रिस्क मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं क्या वो रोबस्ट हैं, क्या वो सही आउटपुट दे रहे हैं, और यहाँ पर राइट पीपल जो हैं वो हमारे क्रेडिट रिस्क को हैंडल करें, सही स्टाफ हो, ट्रेन्ड स्टाफ हो, ये भी इनका काम है देखना। अब यहाँ पर आती है क्रेडिट पॉलिसी कमेटी या फिर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। जैसा मैंने बोला हर यहाँ पर रिस्क की अपनी कमेटी और डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई डे टू डे क्रेडिट पॉलिसी और प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, रेटिंग बेंचमार्क्स डिसाइड करेंगे, बोरोइंग लिमिट्स डिसाइड करेंगे कितनी हो सकती है, और कोलैटरल किस स्टैंडर्ड के अप्रूव किए जाएंगे, और क्या हम प्राइसिंग रखेंगे हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की। तो पूरा लोन पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन भी यही मैनेज करते हैं और लोन्स को रिव्यू भी यही करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिन पॉलिसीज को अप्रूव किया था वो पॉलिसीज तो सेट की गई थी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को भी ये सारे इनपुट्स जो हैं, ये जो पूरी की पूरी पॉलिसीज हैं, ये हमारी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी दे रही थी। अब यहाँ पर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को आखिर ये इनपुट्स कहाँ से मिलते हैं, तो ये इनको मिलते हैं क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज वेल। क्या इंपॉर्टेंट है, एक क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसका काम सीधा सा ये है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर लोन ले रहा है और कोई व्यक्ति लोन दे रहा है तो क्या उन्होंने सही से डॉक्यूमेंटेशन करे हैं या नहीं करे हैं, क्या फॉलो की गई हैं सभी गाइडलाइंस या नहीं की गई। तो अब इस डिपार्टमेंट को जो लोन दे रहा है डिपार्टमेंट उससे बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट किया जाएगा, आपस में कोई दोस्ती कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर दोस्त होंगे तो फिर यहाँ पर अगर दोस्त ने गड़बड़ करी तो उसे छिपा ले जाएंगे, तो लोन एडमिनिस्ट्रेशन से इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा जाएगा। हम कंप्लायंस जो कर रहे थे हमारी क्रेडिट पॉलिसीज कमेटी के थ्रू या फिर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी गाइडलाइंस के थ्रू, वो भी हमारी यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। कौन कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करेगा, और किसके लिए कर रहा है कि लोन एडमिनिस्ट्रेशन सही से कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर लोन की क्वालिटी कैसी है, यहाँ पर जिसको लोन दिया गया वो बोरोवर रीपेमेंट कर पाएगा ना, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, उन्हें जल्द से जल्द पता करना और करेक्टिव मेजर्स लेने का काम है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना, क्यों, क्योंकि ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो इनका काम है, और पोर्टफोलियोज को रिव्यू करना ताकि रेजिलियंस यहाँ पर टेस्ट की जाए अलग अलग सिनेरियोज में, ये भी इन्हीं का काम होगा। स्किल्ड पर्सनल्स की बात करते हैं तो स्टाफ जो है वो उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो अच्छे से क्रेडिट को एनालाइज करें। जो भी ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो हमारे यहाँ पर एसेंशियल हैं ताकि स्किल्स को अपडेटेड रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उन लोगों को ही रखना है जो कि अच्छे से यहाँ पर आप बोल सकते हैं ट्रेंड हैं, चीजें उन्हें करनी आती हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो। अब नेक्स्ट आता है आपका वही की बीमारी को कैसे देखना है। तो क्रेडिट रिस्क को हमने दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करा और कुछ फॉर्म्स में भी।
तो पहला आता है डिफॉल्ट रिस्क, जहां पर बोरोअर जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट पर। अब यहाँ पर कुछ अमाउंट हो सकता है रिसीव हो गई थी, जब इनकी सैलरी आ रही थी, जॉब थी, तो यहाँ पर अमाउंट आ रही थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था, अमाउंट आ रही थी, कुछ लॉसेस हुए बिजनेस में, जॉब चली गई, XYZ रीजन से पेमेंट बीच में आनी बंद हो गई। तो यहाँ पर ये कॉमन होता है लोन्स में, बॉन्ड्स में और अदर लैंडिंग्स में। अब आता है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, जिसे हम बोलते हैं डाउनग्रेड रिस्क। ये क्या होता है? अब मैंने एक कॉर्पोरेट कंपनी थी, उसको जब यहाँ पर लोन दिया था तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उनकी रेटिंग सभी रेटिंग एजेंसीज ने AAA दी थी। अब ये लोन इन्होंने 10 साल के लिए दिया और 10 साल में कुछ तो ऐसा हो गया कि इनकी रेटिंग जो है वो BBB- या BB- चली गई। तो अब ऐसे में इसे बोलते हैं डाउनग्रेड रिस्क, जहां पर जो रेटिंग्स हैं वो हमारी गिर रही हैं। तो अब AAA से AA हो सकती है, AA- हो सकती है, B पॉजिटिव हो सकती है, BBB पॉजिटिव हो सकती है, कुछ भी होगी, लेकिन रेटिंग हमारी गिर रही है, इसे बोलते हैं डाउनग्रेड रिस्क। तो यहाँ पर हो सकता है कॉर्पोरेट हमें टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर रही थी, लेकिन रेटिंग गिरती जा रही थी, तो हमें खतरा है कि आगे जाकर ये हमारी रीपेमेंट्स बंद कर देंगे। तो बोरोअर की जो क्रेडिट क्वालिटी है वो खराब हो रही है, रेटिंग्स गिर रही हैं, जिसकी वजह से फंडिंग कॉस्ट हमें इंक्रीज करनी पड़ सकती है, या फिर लोन वैल्यू हमारी अफेक्ट होगी। तो अब क्रेडिट रिस्क हमारे पास में दो तरह से डिवाइड होता है, एक है पोर्टफोलियो, एक है ट्रांजैक्शन। पोर्टफोलियो में भी ऐसा कि हमने ऐसा तो नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को, किसी एक पर्टिकुलर टाइप का लोन ही सबसे ज्यादा दे रखा है, या फिर सिस्टमैटिक रिस्क हो सकता है। और ट्रांजैक्शन में डिफॉल्ट और डाउनग्रेड, जैसा हमने अभी पढ़ा, राइट। अब इसे पढ़ते हैं कि भाई पोर्टफोलियो लेवल रिस्क में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक या फिर इंट्रिंसिक रिस्क। ये कब आता है? अब हमारी कंट्री की इकोनॉमी ही माइट भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इन्फ्लेशन आ गया, रिसेशन आ गया, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गए, वॉर्स हो गए, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी या फिर मार्केट ऐसा चल रहा है कि हम रिस्क फेस कर रहे हैं। कब हुआ था? कोविड-19 में। तो ये एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इसे कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? डाइवर्सिफिकेशन। पहले हम जो लोन है वो माइट भी केवल रियल एस्टेट में दे रहे थे या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दे रहे थे। कोविड-19 के टाइम हमने देखा एग्रीकल्चर अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, तो हमने जो लोन्स हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी देने शुरू करे। तो यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग ज्योग्राफीज और बोरोअर्स के थ्रू यहाँ पर हमने क्या किया? डाइवर्सिफिकेशन किया, रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर यहाँ पर आपके लिए अलग अलग तरह के बोरोअर्स हो गए, कुछ इंडिविजुअल बोरोअर्स हो गए, कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज हो गई, MSMEs हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग तरह से हमने क्या किया है? अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इसको डाइवर्सिफाई कर दिया। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन रिस्क। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है टू अ सिंगल बोरोअर। या तो हमने यहाँ पर मान लो रिलायंस को ही बहुत ज्यादा लोन्स दे रखे हैं, या फिर ऐसा हो कि हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा लोन्स एग्रीकल्चर में दे रखे हैं, या फिर हमने बहुत ज्यादा लोन्स यहाँ पर अर्बन लोकेशन में ही दे रखे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है कंसंट्रेशन रिस्क, जहां पर हमने जो लोन्स दे रखे हैं उनको एक ही पर्टिकुलर जगह पर कंसंट्रेट कर दिया है। तो अगर मान लो यहाँ पर एग्रीकल्चर डूबने लगे, या रिलायंस इंडस्ट्री खराब काम करने लगे, या अर्बन सेक्टर में यहाँ पर हम देख रहे हैं पर्टिकुलर सिटी में कुछ प्रॉब्लम ज्यादा आ गई, तो फिर क्या होगा? तो हमें पूरा का पूरा लॉस होता चला जाएगा। तो अगर एक सेगमेंट खराब काम कर रहा है तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है वो भी शार्पली गिर जाएगी। अब रिस्क को कैसे एनालाइज किया जाता है? तो एक किया जाता है स्टैंड अलोन एनालिसिस। जब हमारे लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स हैं, हमने बड़े बड़े लोन्स यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को दे रखे हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस, जब हमने रिटेल लोन्स दे रखे हैं और यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हमारे टोटल रिस्क को कम कर रहा है। कुछ हमने शॉप ओनर्स को, कुछ हमने फार्मर्स को, कुछ हमने इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को, सैलरीड पीपल को लोन्स दिए,
अब रिटेल लोन्स में अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हो गई तो हमारा रिस्क कम हो गया। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्रेडिट रिस्क आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है काउंटर पार्टी रिस्क। ये रिस्क क्या है? जब हमारा एक ट्रेडिंग पार्टनर अपनी यहाँ पर ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रहा। तो जैसे कोई डेरिवेटिव्स थे, तो हमने देखा था फॉरवर्ड में हमारे पास ओटीसी डेरिवेटिव्स थे, जहां पर कि हमारे पास कोई मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में बहुत चांसेस थे कि यहाँ पर एक पार्टी अपनी पेमेंट्स या फिर इस एग्रीमेंट को फॉलो ना करे। फॉरेन एक्सचेंज में ऐसा हो सकता है, या फिर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स में। कंट्री रिस्क, जब यहाँ पर हमारी काउंटर पार्टी तो रिपेमेंट करना चाहती है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, या फिर जैसे श्रीलंका में हमने देखा कि इन्फ्लेशन एक टाइम पर हाइपर इन्फ्लेशन में चला गया और यहाँ पर लोगों के पास में पैसा ही नहीं बचा पेमेंट करने के लिए। 2008 में ग्रीस सॉवरेन डेट क्राइसिस आया था, जहां पर यूरोपियन यूनियन ने इनको हेल्प किया था, अदरवाइज इनके पास में इतने ज्यादा लोन्स हो गए थे कि रीपेमेंट कर ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिलती हैं। अब आता है रिस्क मेजरमेंट। रिस्क मेजरमेंट में क्या देखेंगे कि कितनी बीमारी है। तो यहाँ पर आपको 2 की स्टेप्स रखनी है। पहला है कि भाई रिस्क को मेजर करोगे आप क्रेडिट रेटिंग या स्कोर देखकर कि इंडिविजुअल का स्कोर यहाँ पर 450 है, ठीक है, और किसी का स्कोर है यहाँ पर 750। तो जिसका स्कोर अच्छा होगा उसको कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाएगा, जिसका स्कोर बेकार होगा उस पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। क्यों? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो जिसकी जितनी अच्छी रेटिंग उतना कम इंटरेस्ट रेट, जिसकी जितनी खराब रेटिंग है स्कोर उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। रेटिंग किसके लिए होती है? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। स्कोर किसके लिए होता है? इंडिविजुअल्स के लिए। अब क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे रिस्क का? तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड लोन लॉस देखेंगे कि कितना यहाँ पर हमें एक टाइम होराइजन जैसे 5 साल के अंदर कितना लॉस हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड लोन लॉसेस हो सकते हैं, जहां पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि मान लो 5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा इस पूरे पोर्टफोलियो में, लेकिन हुआ हमें 8 लाख का। तो ये हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंसेस जो आ रहे हैं उसके थ्रू हम चेक करेंगे। अब आता है क्रेडिट रेटिंग कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी नेसेसिटी क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग्स यहाँ पर ये डिसाइड करती हैं कि क्या एक एसेट परफॉर्मिंग एसेट रहेगा। एसेट क्या है? जो बैंक लोन देता है, बैंक उस लोन पर इनकम अर्न करता है इंटरेस्ट के फॉर्म में, इसलिए वो लोन बैंक के लिए क्या बन गया? यहाँ पर एक एसेट बन गया। और बैंक जब लोन देता है तो उसको हम यूजुअली एडवांस बोल देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई बोरोअर की कैपेबिलिटी फ्यूचर में इतनी होगी कि अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए, हमारा पैसा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस कर पाए। यहाँ पर क्रेडिट क्वालिटी और प्रोबेबिलिटी कितनी है डिफॉल्ट की, ये देखा जाता है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हम हमारी क्रेडिट रेटिंग में देखते हैं। पहला आता है फाइनेंशियल पैरामीटर, फिर होता है मैनेजमेंट, तीसरा है इंडस्ट्री और चौथा है बिजनेस, कि आप यहाँ पर कैसा अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हो, आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट किस तरह के डिसीजंस लेती है, इंडस्ट्री ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि कार्स की अगर अलग अलग कंपनीज हैं वो परफॉर्म अच्छा कर रही हैं। और बिजनेस में यहाँ पर आपके पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो अब रेटिंग ग्रुप यहाँ पर जो है वो ये देखती हैं कि भाई हमने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले तो जो बोरोअर्स हैं उनको अलग अलग रिस्क कैटेगरीज में डाला, हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, कि भाई उनकी पास्ट डिफॉल्ट पैटर्न्स कैसे रहे हैं। फिर यहाँ पर हम नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट्स देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में कि कितने चांसेस हैं कि यहाँ पर डिफॉल्ट्स हो जाए। फिर लोन की प्राइसिंग देखी जाएगी रिस्क रिवॉर्ड पैरिटी के हिसाब से। जैसे मैंने अभी समझाया था कि रिस्क अगर हमारा ज्यादा है तो रिटर्न्स भी हाई एक्सपेक्ट करे जाएंगे, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज हो जाते हैं। तो हायर रिस्क हमारे लिए हायर इंटरेस्ट या हायर लोन प्राइसिंग की तरफ जाते हैं। अब ये कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो एस्टिमेशन है कि भाई हमें यहाँ पर कितना कैपिटल इन फ्यूचर रिक्वायर्ड हो सकता है और कैसे पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, उसमें भी हेल्प करते हैं। और मार्केट का परसेप्शन इंप्रूव हो जाता है
और शेयर प्राइसेस हमारे बैंक्स के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी इम्प्रूव होते हैं, एज हम इन पर अच्छे से रिलाई कर रहे हैं और चीजों को एक अच्छे ढंग में कर रहे हैं। रेगुलेटरी एस्पेक्ट, तो आरबीआई ने यहाँ पर बैंक्स को मैंडेट किया है कि जो क्रेडिट रेटिंग है वो आपको बोरोअर अकाउंट्स पर अप्लाई करनी है। यहाँ पर डिफॉल्ट डेटा मेंटेन करना है कि किस बोरोअर ने कितनी बार डिफॉल्ट करा है और इसको भी कैटेगरी वाइज लेकर जाओगे। फिर यहाँ पर रेटिंग्स अपनी प्रोएक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आपको यूज करनी है। अब क्रेडिट रेटिंग में अप्रोचेस क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले तो क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स आप अलग अलग यूज करते हो डिफरेंट लोन कैटेगरीज के लिए। अब रिटेल लोन किसी ने 5 लाख का लिया है और उसको आप यहाँ पर कॉर्पोरेट वाला लोन मॉडल तो यूज कर नहीं सकते, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपके मॉडल्स डिफरेंट रहेंगे। देन डिफॉल्ट डेटा मेंटेनेंस होनी चाहिए कि भाई रेटिंग माइग्रेशन कितनी हो रही है। यहाँ पर हम AAA से हो सकता है A+ में जा रहे या फिर A+ से AAA+ में जा रहे, तो ये आपका कहलाता है रेटिंग माइग्रेशन। जो डाउनग्रेड हमने पढ़ा था इससे अपग्रेड भी हो सकता है। अब क्रेडिट रेटिंग मॉडल की बात करें तो जो हमारे बोरोवर्स हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई रिवेन्यू जनरेशन इनका कितना स्टेबल है। जैसे एक सैलरीड पर्सन है तो वो यहाँ पर किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितना यहाँ पर उनको सैलरी मिलता है और कितनी स्टेबिलिटी रहती है। कोई बिजनेस है तो उसके सीजनल यहाँ पर चीजें चलेंगी, तो टॉप लाइन बॉटम लाइन। अब स्टेबल रिवेन्यू है अगर, तो क्रेडिट रिस्क कम होगा। रिवेन्यू वॉलेटाइल है, कभी एकदम हाई जा रहा है, कभी एकदम लो हो रहा है, कभी हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क हाई होगा। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अकेले यहाँ पर रेटिंग्स के थ्रू डिटरमिन नहीं होगी, स्टेबिलिटी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी को बैलेंस करना रहेगा और यूजर जो इनको यूज कर रहे हैं ये उनके लिए समझ में आना चाहिए। यूजर फ्रेंडलीनेस को हमें यहाँ पर मैनेज करना होगा। नेक्स्ट आता है रेटिंग माइग्रेशन। अब जैसा रेटिंग माइग्रेशन में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया, तो अपन का ये वही चलेगा कि जब बोरोवर की रेटिंग हमारी टाइम के साथ बदल रही है और हम यहाँ पर सेम मॉडल यूज कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं रेटिंग माइग्रेशन, है ना। तो यहाँ पर बोरोवर की रेटिंग थी 2016 में B+, चेंज हो गई B में 2017 में, तो माइग्रेशन ऑब्जर्व किया गया। तो ये हमारी कब यहाँ पर ज्यादा मीनिंगफुल होती है, जब हम इसे लार्ज ग्रुप ऑफ बोरोवर्स के लिए चेक करेंगे। तो अगर यहाँ पर एक अकाउंट है, इस पर ना क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के आ जाते हैं, ठीक है, इस बार तो नहीं आया था बट ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान फ्री के नंबर होते हैं। तो मान लो यहाँ पर प्रेजेंट रेटिंग क्या चल रही है कि A++ में एक ही बोरोवर है, A+ रेटिंग के एक बोरोवर है, A रेटिंग के 79, B++ के 10, 4 बोरोवर्स हैं B+ के, 3 हैं B के और 2 लोगों ने डिफॉल्ट किया है। तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारी 2% हो जाती है फॉर A रेटेड बोरोवर्स। अब ये हमने कैसे देखा, पूरे 1 साल का डेटा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या चेक करना होता है, यहाँ पर ना हम अलग अलग चीजों को लेकर चेक करते हैं। अभी यहाँ पर प्रेजेंट रेटिंग दे रखी है, ऐसे ही आपको किसी एक और पर्टिकुलर साल की रेटिंग दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल 2016 की दे दी। फिर पूछा जाएगा आपसे कि अब बताओ यहाँ पर मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपके 35 है या 65 ले लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 7 बोरोवर्स हैं, यहाँ पर आपके पास 5 हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 है लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 बंदा है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ बोरोवर्स यहाँ पर आपके पास में अब A++ रेटिंग के हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम, या फिर यहाँ पर आपको डिफरेंस के ऊपर कुछ पूछ सकते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज होगी। तो मैपिंग करनी है बैंक के मॉडल की ताकि मार्केट स्टैंडर्ड्स को हम यहाँ पर देख पाए और इंश्योर करें रेगुलेटरी एक्सेप्टेबिलिटी। अब आती है बात रेटिंग मॉडल्स की, तो यहाँ पर कौन से मॉडल्स को हम एक्सेप्ट करेंगे जो सभी रिस्क फैक्टर्स को लेकर चल रहे हैं। कौन कौन से हमारे पैरामीटर्स थे, फाइनेंशियल था, मैनेजमेंट था, इंडस्ट्री था और बिजनेस पैरामीटर था, 4 पैरामीटर्स थे। तो हम इन 4 पैरामीटर्स को ही यहाँ पर देखेंगे कि क्या सभी इंक्लूडेड हैं। ओके, फिर क्या रेटिंग माइग्रेशन पैटर्न जो है वो मार्केट स्टैंडर्ड पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल क्रेडिट रिस्क मॉडल्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल्टमैन जी स्कोर, और इस बार भी इस पर क्वेश्चन आया था। मैंने आपको जो यहाँ पर
रिस्क बेसिकली केस स्टडीज करवा रखी हैं, उसमें इसको सॉल्व करवाया था। बाकी जो मैं बाद में यहाँ पर एमसीक्यू क्लास लेकर आऊंगी तब भी इस पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पर हम बैंक्रप्सी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई बैंक्रप्सी की कितनी प्रोबेबिलिटी है 12 महीने के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये 5 मार्क्स का आसानी से आ जाता है। यहाँ पर 5 फाइनेंशियल रेशियोज को यूज करते हैं हम, जिसमें कि हमारी यहाँ पर करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज हम देखेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई नेटवर्किंग, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, वर्किंग कैपिटल कितनी है। इसके बाद में हम यहाँ पर अपने अलग अलग रेशियोज के थ्रू इसको यूज कर मार्केट डेटा को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है जेपी मॉर्गन का क्रेडिट मैट्रिक्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो एसेट की वैल्यू है वो कितनी वॉलेटाइल है, क्योंकि हमारी रेटिंग माइग्रेशंस हो रही हैं। तो ये क्रेडिट रिस्क की ट्रांसपेरेंसी को, बेंचमार्किंग और इकोनॉमिक कैपिटल एस्टिमेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट सूजेस क्रेडिट रिस्क प्लस। तो यहाँ पर हम एक्चुअरियल अप्रोच यूज करते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्टेड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्यूट करेंगे। कंडीशनल वार, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, रिस्क वेटेड एसेट्स और कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेशंस हम यहाँ पर करते हैं। तो ये कंडीशनल वार हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, क्या होता है कि यहाँ पर हम एबनॉर्मल मार्केट कंडीशन में अगर लॉस हो रहा है तो वो कितना होगा, और आपका एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी इसी से रिलेटेड होता है। रिस्क वेटेड एसेट्स हमारे पास कितने हैं, जैसा हमने यूनिट 13 में पढ़ा था। तो यहाँ पर जब मैंने आपको यूनिट 13 पढ़ाई थी, मैंने बोला था ना यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा कि आगे की यूनिट्स आपको आसानी से समझ आ पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर एडवांस्ड आईआरबी अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में हम रेगुलेटरी अप्रूवल यूज करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितनी है, लॉस गिवन डिफॉल्ट हमारे पास कितना है ना, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट हमारा कितना है। तो इन सारी चीजों को लेकर हम चल रहे होते हैं। अब आती है बात कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर बैंक्स इन रिस्क रेटिंग। तो सबसे पहले तो एक रिस्क स्कोरिंग सिस्टम आपका कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए सभी लोन्स के लिए। हमें यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन करना है अक्रॉस बोरोवर्स ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। फाइनेंशियल एनालिसिस, आगे के क्या फ्यूचर में प्रोजेक्शंस रहेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस, इंडस्ट्री और मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट करना होगा। यहाँ पर रेटिंग सिस्टम्स को पीरियोडिकली अपडेट करना है, रिव्यू करना है और रेटिंग को एक सिंगल पॉइंट इंडिकेटर लेना है क्रेडिट डिसीजंस के लिए, प्राइसिंग के लिए और पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क मेजरमेंट खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग की तरफ। तो ये वाला पार्ट जो है ये हम कल की क्लास में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके अलावा अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो नहीं किया है तो एक बार प्लीज उसे ज्वाइन कर लो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, थोड़ा बता दिया करो कि वीडियोस में क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। इसके अलावा आरपी एकेडमी पर अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री मॉक्स भी मिले तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच।